जब उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। नमस्कार साथियों, हमारा भारत पहले सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था। फिर मुगल आए और फिर अंग्रेज आए जिन्होंने भारत को लूटना शुरू कर दिया। फिर आजादी की कितनी ही लड़ाइयाँ लड़ी गईं, कितने ही युद्ध हुए और न जाने कितने ही भारत माता के सपूत शहीद हुए। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत की महिलाओं ने अपने देश के लिए कुछ ना किया हो, बल्कि हमारे भारत की कुछ रानियों ने तो अपने अपने राज्य में इतना दबदबा बना के रखा था कि मुगल और अंग्रेज दोनों ही उनसे डरते थे। उन्हीं में से एक थी रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम करके रखा था। वही लक्ष्मीबाई जिन्होंने अपने बेटे को पीठ पर बांधकर किले की दीवार से छलांग लगा दी थी, जिन्होंने 1857 की क्रांति में जबरदस्त शौर्य दिखाया था, जिनके साहस और देशभक्ति की मिसालें दी जाती हैं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिनकी वीरता की कहानियां तो आपने कई बार सुनी होंगी। उनका जीवन रहस्य, साजिश और अप्रत्याशित घटनाओं से भरा हुआ है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे, जानेंगे झांसी का इतिहास, ब्रिटिशर्स से रानी की दुश्मनी क्यों हुई, क्यों रानी ने फेमस लॉयर को बुलवाया, और जानेंगे किले के विषय में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। यह वही किला है जो आज भी रानी की शौर्य गाथा कह रहा है। समय है 19 मई 1842 का, जब मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हो रहा था, और यह वही गणेश मंदिर है जो उस विवाह का साक्षी है। इन झरोखों से ही लोगों ने विवाह को देखा था। मणिकर्णिका, जिनका जन्म 19 नवंबर 1828 को बनारस के मराठी परिवार में हुआ था। प्यार से लोग उन्हें मनु कहते थे। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे व माता का नाम भागीरथी तांबे था। 4 वर्ष की आयु में ही मनु की मां का निधन हो गया। मनु की माता के निधन के बाद मोरोपंत तांबे मनु को अपने साथ दरबार ले जाने लगे। मोरोपंत बिठूर जिले के पेशवा बाजीराव द्वितीय के यहाँ काम करते थे, जहाँ मनु की चंचलता के कारण सभी उन्हें छबीली नाम से बुलाते थे। मनु के अंदर यह खास गुण था कि वह जो भी काम किसी को करते हुए देख लें, मनु उसे बड़ी आसानी से सीख जाती थी। मनु को तीरंदाजी, तलवारबाजी, घुड़सवारी, कुश्ती का बहुत शौक था, और ये सब कुछ उन्होंने देखकर ही बचपन में सीख लिया था। मोरोपंत तांबे उन्हें शास्त्रों का ज्ञान देते थे और वीर योद्धाओं की कहानी सुनाते थे। उनकी विलक्षण बुद्धि और प्रतिभा के कारण ही उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह है उनकी विवाह पत्रिका। यह दुर्लभ पत्रिका जिसके अनुसार उनका विवाह 19 मई सन 1842 को हुआ था। आज इस गणेश मंदिर में एक स्कूल का संचालन होता है। विवाह उपरांत रानी किले के इस पंचमहल में आई। यहीं पर रानी को नया नाम रानी लक्ष्मीबाई मिला। यहीं पर राजा गंगाधर राव रानी लक्ष्मीबाई के साथ रहा करते थे। पहले के समय में यहाँ 5 मंजिला महल था। इसके सबसे ऊपरी मंजिल पर एक शीश महल बना हुआ था। यहीं पर सितंबर 1891 में उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा दामोदर राव। किंतु काल को कुछ और ही मंजूर था। मात्र 4 महीने की अल्प आयु में ही उसकी मृत्यु हो गई। पुत्र वियोग में गंगाधर राव का स्वास्थ्य बिगड़ गया। गंगाधर राव का स्वास्थ्य ज्यादा खराब होने के कारण दरबारियों के कहने पर और झांसी की सुरक्षा के लिए गंगाधर राव ने अपने ही परिवार का बेटा आनंद राव को गोद ले लिया और अपने दत्तक पुत्र का नाम रखा उन्होंने दामोदर राव। इसी बच्चे को लेकर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी पीठ पर बांधकर बहुत ही कठिन परिस्थितियों में घोड़े पर सवार होकर इसी किले की दीवार से कूद गई थी। शादी के बाद रानी ने अपनी बुद्धि और विलक्षण प्रतिभा से महिलाओं की सेना बनाई, उन्हें प्रशिक्षण दिया। इसी पंचमहल में रानी की दासियां और प्रिय सखियां व महिला सेना रहा करती थी, जिनमें नृत्यांगना, जासूस, सेना का नेतृत्व करने वाली मोतीबाई, झलकारी, कान्हा, मंदिरा, जूही, ये सभी रानी के साथ इसी पंचमहल में रहा करती थीं, जिन्होंने युद्ध के समय रानी का भरपूर साथ दिया। उधर 1848 में जब डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए तो अपने साथ डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स नामक एक्ट लेकर आए। इस एक्ट के तहत डलहौजी ने यह एक्ट था, अगर किसी राजा के पास नेचुरल सक्सेसर नहीं है, यानी उसका स्वयं का बेटा नहीं है, तो उसका पूरा एम्पायर ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा। इस तरह पंजाब, सिक्किम, अवध, उदयपुर को अपने एम्पायर में मिला चुका था और अब बारी थी झांसी की। लेकिन झांसी के राजा और प्रजा को भरोसा था कि वह दामोदर राव को राजा मान लेंगे। लेकिन जब गंगाधर राव ने इसकी रिकॉर्डिंग एफिडेविट बनाकर झांसी के एसडीएम को सबमिट किया तो इसे रिजेक्ट कर दिया गया। गंगाधर राव समझ गए कि अंग्रेज अब झांसी को नहीं छोड़ेंगे। इसी सदमे में 21 नवंबर 1853 को दुनिया छोड़कर चले गए राजा गंगाधर राव।
इसके बाद झांसी का सारा भार रानी के कंधों पर आ गया, लेकिन हार मानने या दुख मनाने की वजह उन्होंने राजकाज बड़ी बखूबी संभाला। वो अपने पिता मोरोपंत तांबे और दरबारियों की सलाह से राजकाज करने लगी। हालांकि 4 मार्च सन 1854 को मेजर एलिस फिर से झांसी आए। रानी ने उन्हें अपने दरबार बुलाया। मेजर एलिस ने कहा कि उन्हें कलकत्ता से मैसेज मिला है कि भारत के गवर्नर जनरल ने दामोदर राव को राजा मानने से इनकार कर दिया है, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने झांसी को टेक ओवर करने का फैसला कर लिया। अब झांसी के लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट की रूलिंग में रहेंगे और सारे टैक्स भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिलेंगे। जब ये बात रानी ने सुनी तो गुस्से में कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मेजर रानी का गुस्सा भाग गए और बोले, योर हाइनेस, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पर्याप्त धन दिया जाए और ब्रिटिश गवर्नमेंट आपके साथ अच्छा सलूक करे। पर्सनल लेवल पर मैं इस फैसले के खिलाफ हूँ। मुझे ये दुख है कि मुझे यह फैसला सुनाने का ऑर्डर दिया गया। एलिस जानते थे कि रानी किसी भी लालच में आने वाली नहीं है और यह बात पूरी झांसी में आग की तरह फैल गई। अपनी प्रजा को परेशान देख रानी ने कहा, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम कोई ना कोई समाधान निकाल लेंगे। रानी ने सभा बुलाई और कहा, हम अंग्रेजों से लड़ेंगे, हमारे पास सेना भी है और प्रजा का साथ भी। एलिस व अंग्रेज रानी की बहादुरी के बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने झांसी को हड़पने की कोई जल्दबाजी नहीं की और रानी को कमजोर करने के तरीके अपनाए। अंग्रेजों ने ओरछा के राजा को भड़काया, दतिया के राजा को भड़काया और दोनों ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी ने बड़ी बहादुरी, साहस और शौर्य के साथ युद्ध जीता और रानी जानती थी कि अंग्रेजों से भी युद्ध का समय आ गया है, इसलिए किले के अंदर उन्होंने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद रानी पंचमहल को छोड़कर इस रानी महल में आकर रहने लगी और यहीं से अपना राजकाज चलाने लगी। अपनी प्रजा और झांसी को खून खराबे से बचाने के लिए रानी कानूनी लड़ाई लड़ने लगी। इसके लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मशहूर वकील जॉन लेक को बुलाया। जॉन ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कई केस जीत चुके थे। उन दिनों वो मेरठ में रहा करते थे और वहीं से एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया करते थे। उन्हें हिंदी और फारसी भाषाएं आती थी, इसलिए झांसी के केस को समझना उनके लिए आसान था। कहते हैं जब वो स्टेशन पहुंचे तो रानी के 50 घुड़सवार उन्हें लेने आए थे। रानी ने जॉन के वेलकम में कोई कमी नहीं छोड़ी तो जॉन ने भी रानी के सम्मान में जूते उतार दिए। दोनों के बीच केस को लेकर कई घंटों बातचीत चली, लेकिन जॉन रानी को देख नहीं पा रहे थे क्योंकि दोनों के बीच पर्दा लगा हुआ था। जॉन ने ब्रिटिशर्स के सामने रानी का केस रखा, पर ब्रिटिश सरकार ने उनकी सारी याचनाएं रिजेक्ट कर दी। रानी के वकील जॉन ने ये सारी बातें रानी को बता दी। अब रानी समझ चुकी थी कि लड़ाई या युद्ध ही आखिरी विकल्प है। रानी फिर से युद्ध की तैयारियां करने लगी। जॉन 1856 तक रानी की तरफ से केस करते रहे, लेकिन 1857 तक आते आते ब्रिटिशर्स और रानी के बीच जंग के हालात बनने लगे। इस आग में घी का काम किया 1857 की क्रांति ने, जो मेरठ से शुरू हुई थी। मेरठ में अंग्रेजी सेना के सिपाही मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया था। विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने मंगल पांडे को सूली पर चढ़ा दिया। इससे लोगों में विद्रोह और भड़क गया और अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की शुरुआत हुई। इसी क्रांति को इतिहास में 1857 की क्रांति कहा गया। इस क्रांति की लौ भारत में तेजी से फैल रही थी, जिसका असर झांसी पर भी हुआ। युद्ध की तैयारी में रानी ने किले के आसपास के सभी पेड़ कटवा दिए ताकि अंग्रेजों को छांव नसीब न हो। रानी ने किले में राशन इकट्ठा करवाया। वो अब साड़ी छोड़कर मर्दों जैसे कपड़े पहनने लगी। रानी की तैयारी देख अंग्रेज घबरा गए और उन्होंने जनरल ह्यूरोज को स्पेशली झांसी पर अटैक करने के लिए बुलवाया। जनरल ह्यूरोज कई लड़ाइयां लड़ चुके थे। वे भारी भरकम तोपों का लश्कर लेकर झांसी रवाना हुए और चारों तरफ से झांसी के किले को घेर लिया। कहते हैं ब्रिटिश आर्मी ने किले पर 13 दिनों तक भारी बमबारी की, लेकिन रानी व रानी के सिपाही ने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। ये देख ह्यूरोज ने खुद लिखा है कि झांसी के तोपची गुलाम घोष खां ने जिस तरह हमारा सामना किया है और हम पर बार बार गोले बरसाए, वो देखने लायक था। रानी रोज सैनिकों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाती। वह दिन था 23 मार्च सन 1858, जब अंग्रेज पूरी तैयारी के साथ किले पर चढ़ाई करने आ पहुंचे थे। अंग्रेजों ने किले की पहाड़ी के पीछे से छिपकर तोपों से गोले दागने शुरू किए। इधर रानी ने भी अपने सैनिकों को आदेश दिया। देखते ही देखते रानी के सैनिकों ने तोपों के गोलों से रात को दिन में बदल दिया और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। हालांकि अंग्रेजों के पास उस समय की लेटेस्ट जर्मन गन और तोपें थी, फिर भी रानी के सामने और किले की मजबूती के सामने उनकी एक न चली। किले पर से सैनिक लगातार अंग्रेजों का सफाया कर रहे थे। वे किले का एक पत्थर भी न हिला पाए। जंग में हारता देख अंग्रेजों का मन बैठने लगा। अंग्रेजों ने लगातार 13 दिनों तक बाहर से आक्रमण जारी रखा। अब नौबत यहाँ तक आ पहुंची थी कि अंग्रेजों की गोलियां और गोला बारूद कम पड़ने लगे। एक महिला का इस तरह युद्ध कौशल देखकर अंग्रेज अधिकारी हैरान रह गए। आखिर अंग्रेजों ने रानी के विश्वास पात्र दूल्हा सिंह को, जो रिश्ते में रानी के देवर लगते थे, को अपनी ओर मिला लिया और उसने किले का दक्षिणी द्वार खुलवा दिया। इतने में अंग्रेजी सेना किले में घुस गई और रानी की सेना पर हमला बोल दिया।
यह देख रानी भी अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर दोनों हाथों में तलवार लिए घोड़े पर सवार होकर भवानी का रूप धर अंग्रेजी सेना पर टूट पड़ती हैं। यह देख रानी के सैनिकों को भी जोश आ जाता है, लेकिन झांसी की सेना अंग्रेजी सेना में बहुत छोटी थी। रानी अंग्रेजों से घिर चुकी थी। यह देख झलकारी बाई ने रानी की जगह ले ली और रानी को किला छोड़कर जाने को कहा। रानी अपने घोड़े को किले की दीवार पर चढ़ा देती है और किले से अपने पुत्र सहित कूद जाती है और कालपी पहुंचकर तात्या टोपे से मिलती है, जहाँ अंग्रेजों की दूसरी सेना से रानी का भयंकर युद्ध होता है। गाजर मूली की तरह अंग्रेजी सेना को काटते हुए रानी ग्वालियर पहुंचती है, जहां सिंधिया का राज था। जैसे ही रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर पहुंचती है तो सिंधिया के सैनिक रानी के साथ मिल जाते हैं, तो शिवाजी राव को ग्वालियर छोड़कर भागना पड़ता है। इस तरह ग्वालियर रानी का नया ठिकाना बन जाता है। इधर सिंधिया आगरा पहुंचकर अंग्रेजों को सब कुछ बता देते हैं। तब ब्रिटिशर्स ने जनरल रोज को ग्वालियर भेजा और इस बार दोनों में आर पार जंग हुई। ब्रिटिश आर्मी को रोकने के लिए रानी खुद मैदान में उतरी। उनके दोनों हाथों में तलवार थी। घोड़े की रस्सी को अपने दांतों में दबाकर अंग्रेजों को गाजर मूली की तरह काट रही थी। कैप्टन ब्रिग्स पहले शख्स थे जिन्होंने रानी को लड़ते हुए अपनी आंखों से देखा। उसने बार बार रानी पर वार करने की कोशिश की, पर हर बार रानी की फुर्ती की वजह से उनका वार चूक जाता। रानी में गजब का जोश था, गजब की फुर्ती थी। वो लगातार अपने सिपाहियों का जोश बढ़ा रही थी, जिससे ब्रिटिश आर्मी हताश होने लगी। लेकिन तभी यूरोज ऊंटों की एक फौज लेकर मैदानी जंग में उतर गया। अचानक इतनी बड़ी फौज आ जाने से अब रानी की सेना छोटी पड़ गई। फिर भी रानी के सिपाहियों ने मैदान नहीं छोड़ा और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। तभी अचानक रानी जोर से चिल्लाई, मेरे पीछे आओ। यह सुनकर बचे हुए 15 घुड़सवार रानी के पीछे आ गए। ब्रिटिश आर्मी को समझ पाती है इससे पहले ही रानी वहां से निकल गई। रानी की आवाज सुन ब्रिटिश अफसर समझ गए कि यही रानी थी, तो वो उनके पीछे लग गए और कोटा की सराय के पास उन्हें घेर लिया। यहाँ जंग एक नए सिरे से फिर शुरू हुई, जहाँ रानी की सखियां मंदरा और कान्हा, जो रानी के साथ हमेशा रहती थी, ने भारी मार मचाई। लेकिन रानी का एक एक सिपाही शहीद होने लगा। रानी दोनों हाथों से तलवार चला रही थी। तभी एक अंग्रेजी सैनिक ने पीछे से रानी को कटार मार दी। रानी ने एक ही वार से उस सैनिक का सर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद वो आगे बढ़ गई और यहाँ एक नाला सामने आ गया। नाले के आगे घोड़ा नहीं बढ़ा, क्योंकि घोड़ा युद्ध में बुरी तरह घायल था। कहते हैं अगर घोड़ा नाला पार कर जाता तो कोई भी रानी को पकड़ नहीं पाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तभी एक राइफल की गोली रानी के कमर में लगी और अंग्रेजी सेना ने उन्हें घेर लिया और उन पर वार करने लगी। रानी वहां से भागी और एक कुटिया के पास जा पहुंची, जहां एक साधु रहता था। रानी ने साधु से बस इतना ही कहा कि मेरा शरीर दुश्मनों के हाथ नहीं लगना चाहिए, और वह परलोक सुधार गई। साधु ने सैनिकों का आता देख उनका अंतिम संस्कार कर अपनी ही कुटिया को आग लगा दी। जब तक सैनिक रानी को खोजते हुए वहां पहुंचते, तब तक सब कुछ राख हो चुका था और रानी अब इतिहास बन चुकी थी। इतिहास बताता है कि रानी की मृत्यु के बाद सन 1857 की क्रांति की आग ठंडी पड़ गई और झांसी को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। ग्वालियर रेलवे स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ही फूलबाग है, जहां कुछ समय के लिए ही सही ग्वालियर की रानी व हमारी झांसी की रानी की समाधि बनी हुई है। और यह वही स्थान है जहां पर हमारी वीरांगना ने अंतिम सांसें ली। इस स्थान पर उनकी याद में एक दिव्य ज्योति जलती रहती है। यहाँ पर उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाई को इस चित्र में बड़ी ही खूबसूरती से दिखाया गया है। उनकी समाधि पर कुछ लाइनें भी लिखी हैं। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। इनकी गाथा यही छोड़ अब हम चले झांसी के मैदानों में। आइए अब चलते हैं झांसी का किला देखने। यह किला लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में लड़ी गई लड़ाई का गवाह है, जो आज भी जस का तस खड़ा है। पहले यह किला 15 एकड़ में फैला था। इसमें 22 बुर्ज और 2 तरफ खाइयां हैं। इसे 1938 में केंद्रीय संरक्षण में ले लिया गया। आइए अब चलते हैं झांसी का किला देखने। हम जिस जगह से जिस गेट से प्रवेश कर रहे हैं, यह किले का पिछला द्वार है। अंग्रेजों से हुए युद्ध के दौरान तोप के गोलों से यह स्थान क्षतिग्रस्त हो गया था। इस प्रवेश द्वार को दोबारा फिर से बड़ी मजबूती से बनवाया गया है। किले के अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले यह कड़क बिजली तोप दिखाई देगी। कहते हैं जब इसे चलाया जाता था तो बिजली कड़कने जैसी आवाज आती थी, इसी कारण इसका नाम कड़क बिजली तोप पड़ा। यह अष्ट धातु से बनी हुई है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी तोप है। इससे बड़ी तोप जयपुर के जयगढ़ किले में रखी है, जिसे जय जवान तोप कहा जाता है। इस कड़क बिजली तोप को गौस खां चलाते थे। यह तोप किले के बुर्ज पर रखी थी। अंग्रेजों द्वारा चलाए गए तोप के गोले से किले का बुर्ज ढह गया और तोप मलबे में दब गई और मोहम्मद गुलाम गौस खां शहीद हो गए।
कहते हैं गुलाम गौस खां ने 22 तोपें बनाई थीं, जिनमें से सिर्फ 2 ही तोपें इस किले में बची हुई हैं। यह है जर्मन में बनी यह जर्मन मशीन गन को सन 1905 में लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में अंग्रेज यहाँ लाए थे। इसे हाथों से नहीं बल्कि पैरों से चलाया जाता था। इसकी मार 100 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक होती थी। ये जो आप ये छोटी तोप देख रहे हैं, तो ये जब भी किले में कोई राजा महाराजा प्रवेश करते तो या कोई जश्न मनाया जाता तो इन छोटी तोपों में बारूद भरकर मसाल से आग लगाकर हवा में गोले दागे जाते थे। रानी के समय यहाँ पर भी एक बुर्ज बना हुआ था और उसी बुर्ज पर छोटी तोपें रखी रहती थी। जब युद्ध हुआ तो बुर्ज गिरकर ध्वस्त हो गए, नष्ट हो गए। बाद में अंग्रेजों ने यहाँ गेस्ट हाउस का निर्माण कराया। इसी गेस्ट हाउस में अंग्रेज अधिकारी रहा करते थे। तभी से ये तोपें यहाँ पर नीचे रखी हुई हैं। और ये जो आप खिड़की देख रहे हैं, ये लोहे की बनी हुई, इस पर अंग्रेज सैनिक जर्मन मशीन गन लिए हुए खड़े रहते थे ताकि किले की सुरक्षा में वह तैनात रहते थे। आप जो ये पत्थरों की आकृति देख रहे हैं, ये जो सामने, ये रानी लक्ष्मीबाई पति राजा गंगाधर राव का सिंहासन है। यह उस समय दीवाने आम हुआ करता था और सामने वाले हिस्से में आम जनता बैठा करती थी। राजा आम जनता की परेशानियां सुनते थे व फैसला लिया करते थे। आज तो यहाँ सिर्फ मैदान ही बचा हुआ है। यह जो जगह आप देख रहे हैं, यह जगह थी दीवानी खास, जो गंगाधर राव के समय उनकी खास कचहरी हुआ करती थी। यहाँ उस जमाने में लेखा जोखा का कार्य होता था। साथ ही साथ राजा से मिलने वाले लोग और मंत्री यहाँ पर बैठा करते थे, उनकी मीटिंग होती थी। जब अंग्रेजों ने इस किले पर कब्जा कर लिया, तब उन्होंने इस कचहरी को वाटर टैंक में तब्दील कर दिया गया। किले की तलहटी में शिव मंदिर बना हुआ है, उसके पास ही एक कुआं है जहाँ से मोटर के द्वारा यहाँ पर पानी लाया जाता है और पूरे किले में सप्लाई की जाती है। यह जो आप सामने महल देख रहे हैं, इसे पंचमहल कहा जाता था। अंग्रेजों के द्वारा हुए हमले में यह पंचमहल पूरी तरह ध्वस्त हो चुका था। इसके सबसे ऊपरी वाली मंजिल पर शीश महल हुआ करता था, जिसमें राजा रानी रहा करते थे। जब अंग्रेजों ने यहाँ पर कब्जा किया तो इसको ऊपरी मंजिल उन्होंने दोबारा बनवाई। आप जो ये लोहे के गाटर लगे हुए देख रहे हैं, यह अंग्रेजों के समय के हैं और उसके पहले ये लोहे के गाटर नहीं थे। ये बीच बीच में जो पिलर हैं, यह भी अंग्रेजों के समय के ही हैं। बाकी का महल अभी भी जमीन में दबा हुआ है। रानी की प्रिय सखियां भी इसी महल में रहा करती थीं। झांसी में गर्मी बहुत पड़ती है, तो पहले के समय में तलघर जरूर बनाए जाते थे। नीचे ये तलघर या कमरे बने हुए हैं। और आप जो ये पत्थर देख रहे हैं, ये इस बंगीरा पहाड़ी का ही हिस्सा है। इसी पर यह किला बना हुआ है। हम पंचमहल के नीचे आ चुके हैं। कहते हैं इस पंचमहल के बगल में भी एक महल बना हुआ था और युद्ध के दौरान वह ध्वस्त हो गया, जिसके अवशेष यहाँ आज भी मौजूद हैं। नीचे की तरफ ये कब्र बनी हुई है जो खुदाबख्श गुलाम गौस खां और मोतीबाई की है। खुदाबख्श सेना प्रमुख थे। गुलाम गौस खां तोपची, जिन्होंने रानी के लिए 22 तोपों का निर्माण किया था। उनमें से सिर्फ 2 ही तोपें इस किले में बची हुई हैं। और तीसरी है मोतीबाई, जो महिला सेना प्रमुख थी, जो भवानी शंकर तोप चलाती थी। समय था 4 जून 1858 को, जब दूल्हा देव की गद्दारी ने पिछला गेट खोल दिया और अंग्रेजों ने तीनों को तोपों से बांधकर उड़ा दिया। तीनों की पहचान न होने के कारण रानी के आदेश पर इन तीनों को किले में ही एक जगह दफना दिया गया। इनकी यादगार में यह समाधि एकता की मिसाल यहाँ पर बनी हुई है। आइए अब चलते हैं किले के ऊपर। यह है किले का ऊपरी हिस्सा, जहाँ से झांसी शहर काफी खूबसूरत दिखाई देता है। यह किला रानी की शौर्य गाथा आज भी कह रहा है। यह है जंपिंग स्पॉट, जहाँ से रानी अपने बेटे के साथ कूदी थी। इसी कुदाल स्थल पर यह मूर्ति लगी हुई है। इस पर कुछ लाइनें लिखी हुई हैं। बुंदेली हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ से 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है। यह किले की रक्षा खाइयां हैं। इसमें उस जमाने में पानी भरा रहता था। इस पानी में मगरमच्छ को रखा जाता था, जिससे कोई भी दुश्मन किले में प्रवेश न कर पाए। किले को 3 लेयर की सुरक्षा दी गई थी। यह सामने जो आप पहाड़ी देख रहे हैं, इस पर झांसी के मेजर ध्यानचंद जी की प्रतिमा लगी हुई है, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। किले की सुरक्षा के लिए कई तरह की व्यवस्था की गई थी। रक्षा खाइयां, पैदल सैनिक, घुड़सवारों के लिए अलग अलग रास्ते बनाए गए थे। ये जो आप गोलाई वाला हिस्सा देख रहे हैं, इस पर तोप रखी जाती थी। तोप को चारों तरफ घुमाया जा सके, इसलिए ये गोलाई दी जाती थी। पहले किले की दीवारें बहुत मोटी बनाई जाती थी, तो किले के नीचे दीवारों के सहारे कोई दुश्मन चढ़े ना ही खड़ा हो सके, इसलिए ये छेद बनाए जाते थे। नीचे वाले छेदों से गर्म तेल या पानी डाला जाता और जब दुश्मन दीवार से थोड़ा दूर हो जाता तो ऊपर वाले छेदों से उन पर छिपकर हमला किया जाता था। यह है फांसी घर। यहाँ पर अपराधियों को फांसी दी जाती थी। जब रानी लक्ष्मीबाई विवाह कर यहाँ आई तो उन्होंने यहाँ इस फांसी घर को बंद करवा दिया। यहाँ से थोड़ा सा आगे चलने पर नीचे की तरफ प्राचीन शिव मंदिर बना हुआ है। कहते हैं कि रानी यहाँ पर नित्य पूजा करने आती थी। यहीं पर एक प्राचीन कुआं भी है, जिसका पानी आज भी पूरे किले में सप्लाई किया जाता है। नीचे यह कमरे बने हुए हैं, शायद इनमें सैनिक रहा करते थे।
यह है अपराधियों के लिए बनी काल कोठरी। यह है अमूल गार्डन। यहाँ रानी रोज सुबह पूजा के बाद अपनी सहेलियों के साथ तलवारबाजी की प्रैक्टिस किया करती थी। बाद में अंग्रेजों ने इसे शस्त्रागार में बदल दिया। रानी के शौर्य बलिदान को बयां करता ये झांसी का किला। आइए अब चलते हैं किले के दूसरे हिस्से में, जिसे शंकरगढ़ भी कहते हैं। किले में 3 मंदिर भी हैं, गणेश मंदिर, शिव मंदिर और भैरव मंदिर। यह है गणेश मंदिर, बहुत ही सुंदर मंदिर। यह 2 मंजिला मंदिर बना हुआ है। इसी के थोड़ा ऊपर चलने पर यहाँ पर यह तोप रखी हुई है, जिसे भवानी शंकर तोप कहते हैं। महिला तोपची मोतीबाई रानी की प्रिय सहेली थी। वो इस भवानी शंकर तोप को चलाती थी और महिला सेना का नेतृत्व भी करती थी। किले में चारों तरफ खिड़कियां बनाई गई थी और उन पर मजबूत लोहे के गेट लगे थे और उन पर मशीन गनें रखी हुई थी छोटी। अगर गद्दार अंग्रेजों का साथ न देते तो इस किले को जीतना नामुमकिन था। ये जो किले का हिस्सा आप देख रहे हैं, यही से किले में अंदर आने का रास्ता था। आप जो ये लकड़ी का गेट देख रहे हैं, वह किले के अंदर का मुख्य गेट है। 18वीं सदी में यही से किले के अंदर आने का रास्ता था। किले के मुख्य प्रवेश द्वार में भी 3 द्वार हैं। इन गेटों की मजबूती देखिए, इतने सालों बाद भी ये गेट काफी मजबूत हैं। इन लकड़ी के गेटों में ये नुकीले बड़े बड़े कीले लगाए जाते थे कि अगर हाथियों से भी इसे तोड़ा जाए तो हाथी भी इसे न तोड़ सके। इन बड़े बड़े गेटों में ये छोटे गेट लगे होते थे। राजा महाराजाओं के आने के लिए ही बड़े द्वार खोले जाते। आम जनता इन छोटे द्वार से ही अंदर आती थी। गेट के गलियारों को घुमावदार बनाया जाता ताकि सैनिकों को छिपने के लिए जगह बनाई जा सके और दुश्मन किले में प्रवेश करे तो उसे यहीं रोककर उस पर हमला किया जा सके और शत्रु किले में बने महल में प्रवेश न कर सके। यह है किले के अंदर बनी बारादरी। इसे राजा गंगाधर राव ने अपने भाई रघुनाथ राव के लिए बनवाया था। इसके 12 द्वार होने के कारण इसे बारादरी कहते हैं। इसकी छत को या इस हिस्से को इस तरह बनाया गया है कि यह एक तालाब का रूप ले लेती थी। इसे डांसिंग हॉल भी कहते हैं। पहले यहाँ पर कई कमरे भी थे जो आज सिर्फ खंडर के रूप में बचे हुए हैं। इस बारादरी के भीतर एक झूला लगा हुआ था जिस पर राजा गंगाधर राव बैठकर नृत्य देखा करते थे। छत से गिरता पानी, चारों तरफ बजते संगीत में राजा नृत्य का आनंद लेते थे। झांसी किले का जो परकोटा यानी बाहरी दीवार है, उसमें कई गेट थे और हर गेट या दरवाजे के नाम की अपनी अलग कहानी है। जैसे चांद दरवाजा, जिसका नाम रघुनाथ राव ने नृत्यांगना लच्छूबाई जो उनकी प्रेसी थी उनके लिए एक महल बनवाया था, जो चांद की रोशनी में रघुनाथ राव का इंतजार दरवाजे पर खड़े होकर करती थी, तो रघुनाथ राव ने इसका नाम चांद दरवाजा रखा। और गेटों के नाम है ओरछा गेट, लक्ष्मी गेट, भंडारी गेट, दतिया गेट, बड़ागांव गेट, झरना गेट, उन्नाव गेट, खंडेराव गेट, सैया गेट, सागर गेट। ऐसे ही महल के बाहर नजर रखने के लिए कई खिड़कियां भी है, जैसे भैरव खिड़की, सुटन खान खिड़की, सागर खिड़की, बुल्लारा खिड़की, गणपति खिड़की, अलीगोल खिड़की। झांसी में 2 तालाब भी है, आतिया ताल और लक्ष्मी ताल। लक्ष्मी ताल पर महाराजा गंगाधर राव की समाधि भी बनी हुई है। झांसी में कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। हजारिया महादेव मंदिर, गणपति मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, कालियन मंदिर, पचकुइया मंदिर, लहर की देवी मंदिर, राधा कृष्ण और कई मंदिर हैं। हमारे इतिहास में कई ऐसे योद्धा हैं जिनका इतिहास इतने नीचे दबा दिया गया है कि कई पन्ने टटोलने के बाद भी उनका जिक्र कम ही मिलता है। पहले के समय में इतिहास सिर्फ राजा और रानियों का ही लिखा जाता था, उनके सहयोगियों का नहीं। आइए अब इतिहास के पन्ने पलटते हैं और जानते हैं झांसी नगर का इतिहास। भारत के टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में ओरछा नाम की रियासत थी। 17वीं शताब्दी में यहाँ के राजा थे वीर सिंह जुदेव, जिन्होंने अपने स्टेट की सुरक्षा के लिए, सेना को रोकने के लिए, टैक्स कलेक्शन के लिए जगह जगह किलों का निर्माण कराया। उन्हीं में से एक किला बनवाया बलवंत नगर में। बलवंत नगर झांसी का ही प्राचीन नाम है। बलवंत नगर की बंगीरा पहाड़ी पर बना यह किला सन 1613 में बनवाया था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत के व्यापारिक मार्ग पर होने के कारण इस जगह का बहुत महत्व था। इस कारण इसे गेटवे ऑफ साउथ भी कहा जाता था, किंतु इतिहास में इसे झांसी के किले के नाम से जाना जाता है। अब बलवंतपुर का नाम झांसी कैसे हुआ? बात उस समय की है जब यह किला बनकर तैयार हुआ तो ओरछा के राजा वीर सिंह जुदेव इसे देखने व अपनी रियासत दिखाने रानी को भी साथ ला रहे थे। तो रास्ते में राजा ने रानी से कहा, वह जो पहाड़ी पर किला दिख रहा है वह हमारी रियासत का ही हिस्सा है। तो रानी ने बुंदेली भाषा में कहा, मुझे तो झांसी दिख रही है। तो जब भी बलवंतपुर का जिक्र होता राजा भी इसे झांसी ही कहते। समय बदलता गया और झांसी झांसी कहलाने लगा। फिर 18वीं शताब्दी की शुरुआत में झांसी बुंदेला राजा छत्रसाल के अधीन हो गई। झांसी के इतिहास का एक नया अध्याय तब शुरू हुआ जब 17वीं शताब्दी सन 1729 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल सेना के खिलाफ छत्रसाल की सहायता की। जब फिर से छत्रसाल का राज स्थापित हो गया
तो मदद के एवज में उन्होंने पेशवा बाजीराव से पूछा कि हम आपकी सहायता के बदले क्या दे सकते हैं। तो पेशवा बाजीराव ने छत्रसाल से मस्तानी मांगी। इस विषय पर एक फिल्म भी बन चुकी है। तब छत्रसाल ने मस्तानी और जालौन रियासत का काफी हिस्सा मराठों को दे दिया। जालौन आने जाने के लिए झांसी में पड़ाव करना पड़ता था। उस समय झांसी के किले में कुछ मुगल फौजदार रह गए थे, तो उनसे मराठों की झड़प होती रहती। पेशवा बाजीराव ने छत्रसाल से एग्रीमेंट किया कि वे यहाँ से लगान वसूल करेंगे और छत्रसाल को देंगे। उन्होंने सबसे पहले यहाँ आकर झांसी के किले पर कब्जा किया। धीरे धीरे इसका विकास किया, किले में नए निर्माण कराए। इसके बाद 2 लोग और सूबेदार बने और इसके बाद रघुनाथ राव सूबेदार बने। रघुनाथ राव ने सूबेदार बनने के बाद झांसी का काफी विकास किया। उन्होंने महल बनवाए, मंदिर बनवाए, बाग बनवाए। झांसी एक समृद्ध नगर के रूप में उभरने लगा। रघुनाथ राव बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे। वे अच्छे सूबेदार थे। उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। उन्हें इंग्लिश, फ्रेंच, डच बहुत अच्छे से आती थी। उस समय जो भी विदेशी यहाँ आए, उन्होंने लिखा है कि उनके पास एक लाइब्रेरी थी, एक लैब भी थी। मॉडर्न साइंस के जो आविष्कार हो चुके थे, उन पर यहाँ पर काम होता था, शोध होता था। उन्होंने कई महल बनवाए, मंदिर बनवाए। एक महल किले के पंचमहल के बगल में भी था, जो अंग्रेजों के हमले में ध्वस्त हो गया। उस समय झांसी में पानी की बहुत कमी थी, तो रघुनाथ राव ने पानी की खोज की और जहाँ भी उन्हें पानी मिला, उन्होंने वहाँ पर छोटे छोटे महल बनवाए। परिवार के लोगों को और रॉयल फैमिली को वहाँ पर रखा। उनके पास हाथियों की सेना थी। हाथियों को नहाने के लिए भी तालाब बनवाया, जो आज आतिया ताल के नाम से जाना जाता है। लेकिन उन्हीं सालों में देश के कई हिस्सों में अंग्रेज और मराठों में कई जगह युद्ध हो रहे थे, जिसमें मराठा बुरी तरह से हार रहे थे। मराठों की बहुत सी रियासत पर ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया। इन्हीं में से एक थी झांसी। ब्रिटिशर्स ने रघुनाथ राव के ऊपर बहुत प्रेशर बनाया और कई समझौते किए। वह 1801, 1803 और 1804 में लगातार 3 संधि भी हुई, जिसके तहत झांसी बन गया ब्रिटिश प्रोटेक्ट स्टेट। अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को झांसी का राजा बना दिया और खुद अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने लगे। यहाँ अपना कैंट बना लिया और टैक्स में भी हिस्सेदारी लेने लगे। रघुनाथ राव नेवालकर के राजा बनने के बाद वह बहुत दुखी रहने लगे। उनके अंदर ये गिलानी थी कि उन्होंने पेशवा को धोखा दिया है और अंग्रेजों से उन्होंने संधि कर ली है और राजपाट अपने बेटों को सौंप दिया। रघुनाथ राव के बाद तो झांसी पर जैसे ग्रहण के बादल छा गए हों। षड्यंत्र होने शुरू हो गए। उसकी मुख्य पात्र थी उनके बेटे शिवराम की बहू सखीबाई, जो किसी भी हालत में झांसी पर राज करना चाहती थी। झांसी रॉयल फैमिली में चल रही इस उठापटक का अंग्रेजों ने जमकर फायदा उठाया और पूरी झांसी में अपने कैंट बना लिए। झांसी की राजगद्दी के कई दावेदार होने के कारण अंग्रेजों ने एक कमेटी बनाई, जिसमें गंगाधर राव को राजा चुना। वह भी इसलिए कि उनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी और उनके कोई संतान नहीं थी। वह उनकी रुचि राजकाज से ज्यादा आर्ट, प्ले और संगीत में ज्यादा थी। अपने परिवार वालों के कहने पर राजा गंगाधर राव ने दूसरा विवाह मणिकर्णिका से किया। इस तरह मणिकर्णिका झांसी की रानी बनकर झांसी आ गयी। जब भी हमारे भारत में बात होगी शौर्य की, वीरता, पराक्रम, त्याग, बलिदान की, महिलाओं के सम्मान की, तब स्वतः ही मन में रानी लक्ष्मीबाई का स्मरण आ जाता है। ऐसी वीरांगना जिन्होंने देशभक्ति और सम्मान में कभी समझौता नहीं किया देश के दुश्मनों से। वीरांगना लक्ष्मीबाई को कोटि कोटि प्रणाम। वंदे मातरम। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं। नमस्कार।